100 सवाल, लेकिन इन 100 सवालों में से 99 में इतनी तकलीफ बीजेपी को नहीं हुई होगी जितनी आज के एक सवाल से हो सकती है। जिस संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं, वही संघ आज उन पर सवाल उठा रहा है। वही संघ आज उनके उम्मीदवार किरण बेदी पर तीर चला रहा है। इसके लिए जरिया चुना है अपने मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को। मुखपत्र में किरण बेदी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल है, और यही है आज हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। देखिए रिपोर्ट। सामान्य मानवी की जिंदगी में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना शायद इसी को कहते हैं। पहले दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी की अपील ठुकरा दी और अब संघ ने किरण बेदी को उम्मीदवार बनाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अंग्रेजी भाषा में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने किरण बेदी को चेहरा बनाए जाने पर तीखे तीर चलाए हैं। पत्र ने कवर स्टोरी में लिखा है, रक्षात्मक होते हुए बीजेपी ने किरण बेदी को पैराशूट से केजरीवाल के सामने उतारा, जिससे संदेश गया कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं के साथ केजरीवाल से हार मान चुकी है। दिल्ली में बीजेपी देर से जागी। 2008 के चुनाव के बेहद करीब इन्होंने सुषमा स्वराज को उतारा, और फिर इस बार जब 2013 में घोषित सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन के लिए माहौल तैयार था, तब किरण बेदी का ऐलान हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस के हिंदी मुखपत्र पांचजन्य ने तो इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी तक को नहीं बख्शा। पत्र पूछता है कि क्या नेताओं को अपनी अतिशय स्वीकार्यता को लेकर कोई भ्रम तो नहीं पाला। पत्र पूछता है कि क्या नेताओं ने व्यक्तिगत स्वीकार्यता पर मुहर लगवाने का आग्रह कहीं सीमा से बाहर तो नहीं चला गया। सबको मालूम है कि आखिर किस व्यक्ति के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और देश में किसकी स्वीकार्यता की बात करती है। संघ ने अपने मुखपत्र में आगे मोदी के साथ साथ अमित शाह का भी नाम लिए बिना तंज कस दिया। संगठन और सत्ता में यदि कुछ लोगों को लगता है कि पार्टी उनकी समझ सूझ के कुलांचे भरने वाली मशीन है, तो ये भ्रम इन नतीजों के बाद टूट जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं को इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि उनके पास विचारों की पताका और हर परिस्थिति में डटे रहने वाले कार्यकर्ताओं के अलावा और कौन सी पूंजी है। बीजेपी के फैसलों की आलोचना के साथ साथ पांचजन्य में आम आदमी पार्टी पर भी तीर दागे गए। मुफ्त चीजें देने के वादे पर राजनीति पर पत्र लिखता है, मुफ्त में पानी मिलेगा, बिजली पूरी जलाओ, दाम अब के मुकाबले आधा चुकाओ और वाईफाई तो एकदम फ्री। यह फुसलाहट लुभावनी है और यहीं दोनों चुनावों का स्वर और स्तर अलग हो जाता है। हैरानी है कि चंद महीने पहले ही धर्म परिवर्तन और घर वापसी पर मोदी की नाराजगी की खबर आने के बाद संघ ने राजेश्वर सिंह के मुंह पर ताला जड़ दिया था। अब वही संघ खुद मोदी से सवाल कर रहा है। कहीं ये सवाल भारतीय राजनीति में नए समीकरण की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे भी परिचय के पहले वो सवाल जिसके जरिए आप इस मंच से जुड़ सकते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो सवाल वो ये है कि क्या किरण बेदी की वजह से हारी है बीजेपी? 80 स्पेस Y अगर हाँ, 80 स्पेस N अगर ना, भेज दीजिए इसे 52424 पर। दिलचस्प होगा ये जानना कि हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या कहते हैं। इस बीच ट्विटर के जरिए आप अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके ट्विटर जो ट्वीट्स आएंगे उसको हम जरूर लाइव दिखाएंगे आज तक पर। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी विचारक संघ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल, क्या आप किरण बेदी को बलि का बेदी बना रहे हैं? नहीं, देखिए, जब ये डिबेट पहले भी हुआ था और आपने पूछा था कि ठीकरा आप किसके सर पे फोड़ेंगे, तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ ठीकरा फूटता नहीं है, हम घड़े को संवारते हैं। देखिए, मैं बहुत साफगोई से मानना चाहूँगा कि हाँ, बहुत सारे कारण होंगे, एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण होंगे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की ज़बरदस्त हार दिल्ली में रही। और अच्छाई भी इसी में होगा कि परिपक्वता दिखाते हुए मैं आंकड़ों के साथ और जो आप हकीकत बता रहे हैं, तमाम मैगजीन्स जो बता रहे हैं, उससे मैं कुश्ती करने की कोशिश ना करूं, उससे मैं शिक्षा लेने की कोशिश करूं और इस हार से शिक्षा लेके आने वाले सभी चुनावों को विजय में परिवर्तित करूं। यही एक अच्छे राजनीतिक का, यही एक अच्छे पार्टी का धर्म है। हम अपने धर्म का निर्वहन जरूर करेंगे। ठीक है, ये विनम्रता भरी बातों के बाद अब सवाल पर उतरते हैं। क्या किरण बेदी की वजह से हारे? क्या कार्यकर्ताओं को जिस तरह से एलियनेट कर दिया, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उन्हें लगा कि किरण बेदी जी अचानक, हम तो इतने वर्षों से यहां पर काम कर रहे थे, यही वजह रही? क्या है? कुछ तो इतने दिनों में पोस्टमार्टम हुआ होगा, कहीं तो पहुंचे होंगे।
देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल साफ गोई से कहूंगा, पोस्टमार्टम होगा, ये तो कोई दो मत नहीं है। बैठक बुलाई जाएगी, चिंतन होगा, मुक्त चिंतन होगी। हाँ। और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा हम मीडिया से छुपाएंगे भी नहीं और मीडिया से कोई बात छुपती भी नहीं है। अभी इससे चिंतन हुआ नहीं है। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी दसियों सवाल हैं और उसके उत्तर भी हैं मेरे हिसाब से कि हाँ किन कारणों से हार हुई होगी। मगर एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मेरे उत्तर मैं अपने पार्टी फोरम में रखूं और प्रवक्ता होने के नाते मैं इंतजार करूं कब इंट्रोस्पेक्शन की बैठक होगी। हाँ। उसमें जो हमें बताया जाएगा वो मैं आपसे शेयर जरूर करूं। मगर मैं बिल्कुल साफ गोई से कहूं, हम छुपाएंगे नहीं। जो भी कारण है हम उस पर काम करेंगे। और कार्यकर्ता जो इस पार्टी का रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी है जो अब इतने बड़े तादाद में काम कर रही है। हम कभी भी कार्यकर्ता को दुखी नहीं देखना चाहेंगे। एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, इसलिए जो दर्द है, अगर कोई दर्द है कार्यकर्ता में, उसको तुरंत दूर करेंगे। आपने कहा कि अभी चिंतन बैठक इस पर होनी है। जाहिर तौर पर इतनी बुरी हार मिली है, उबरने में वक्त तो लगेगा ही, चिंतन का वक्त भी आएगा। लेकिन मैं राकेश सिन्हा जी अब आपको शामिल करना चाहती हूँ। दो लाइनें खास तौर पर जो लिखी गई हैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। व्यक्तिगत स्वीकार्यता पर मुहर लगवाने का आग्रह कहीं सीमा से बाहर तो नहीं चला गया, नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है। देखिए, इस जो 5 जन ऑर्गेनाइजर की बात की जाती है, एक बात मैं साफ कर दूं कि 5 जन ऑर्गेनाइजर की तुलना कम्युनिस्ट पार्टियों की जो पत्रिकाएं हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी, न्यू एज जैसी पत्रिकाओं से नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कि बाकी पार्टियों की पत्रिकाओं का, चाहे कांग्रेस की पत्रिका हो, बड़े पार्टी के नेता उसके संपादक होते हैं। इन पत्रिकाओं को एक सीमा तक छूट दी जाती है विश्लेषण करने के लिए, अखबार में लिखने के लिए। आप 5 जन ऑर्गेनाइजर में यहां तक देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के भी साक्षात्कार छपते रहे हैं। इसलिए 5 जन ऑर्गेनाइजर जो लिखता है वो संघ की ही राय है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 5 जन ने जो कहा वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 5 जन के विश्लेषक को लगा और 5 जन के विश्लेषक ने लिखा। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सब तरह की बातें एनालिसिस होंगी और पार्टी अंत में एक चिंतन बैठक करेगी। 5 जन ने जो भी लिखा वह पार्टी के हित के लिए लिखा। 5 जन की नियत कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। और इसी नियत से 5 जन ने जो बात कही उसको भारतीय जनता पार्टी को अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए जब वो चिंतन बैठक में जाएंगे कि पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की सहभागिता को किस स्तर तक बढ़ाना चाहिए। आप दोनों तरफ की बात बोल रहे हैं ना राकेश जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस से वैसे भी तुलना नहीं करें, हर पार्टी के अपने अपने नेता होते हैं, अपनी अपनी उनकी मैगजीन्स होती है। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। क्या ये लाइन के जरिए, आप खुद कह रहे हैं बीजेपी को भी ध्यान रखना चाहिए जो 5 जन में लिखा गया है, क्या इस लाइन से मतलब है कि जो स्वीकार्यता एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पार्टी की बन गई, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, यानी नरेंद्र मोदी पर, उस लहर के भी डूबने के आसार दिखते हैं? देखिए, बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी के कारण पार्टी को बहुत सफलता मिली, उनकी एक बड़ी अपील है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की अपील तभी बनेगी जब कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे। कार्यकर्ता देखिए नरेंद्र मोदी की छवि क्यों बनी? नरेंद्र मोदी राकेश जी, ये वही मोदी जी है ना, ये वही मोदी जी है ना जिनका मोदी के नाम पर कार्यकर्ता बहुत खुश होते थे और एक वक्त पर सब कुछ झोंकने को तैयार होते थे। कार्यकर्ता के हौसले पस्त कैसे हो गए? मोदी जी वही हैं। अंजना जी, मैं एक बात कह दूं कि नरेंद्र मोदी पर 10 साल तक मीडिया से लेकर बाहर तक जिस प्रकार का आक्रमण हुआ और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी खड़े उतरे, इसलिए मोदी जी की आज एक शक्तिशाली नेता की छवि बनी। तो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो पुंज है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये ताकत है। और कहीं न कहीं दिल्ली के चुनाव में चूक हुई है, निश्चित रूप से चूक हुई है, क्योंकि जो मार्जिन है वो 70,000, 60,000, 50,000, 25,000 की मार्जिन है। ये मार्जिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट की गलती से, रणनीति की गलती से नहीं है। मैं कहता हूं कि इस चुनाव में हार एक व्यापक फलक पर देखना चाहिए। उस फलक में एक बात मैं बार बार जोर देता हूं कि एक न्यू पुअर का इमरजेंस हुआ है। जो लोग कल तक 40,000 रुपए की सैलरी पाते थे, अचानक वो 3-4 साल में पाए कि आर्थिक नीतियों के कारण गरीब हो गए हैं, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे वर्ग की मानसिकता को समझना, उनके साथ आइडेंटिफाई करने में पार्टी की चूक हुई है स्थानीय नेताओं की। इनके मसीहा नरेंद्र मोदी नहीं रह पाए, उनके मसीहा जिन्हें आप न्यू पुअर कह रहे हैं, उनके मसीहा नरेंद्र मोदी नहीं बन पाए, उनके मसीहा बन गए अरविंद केजरीवाल। यही है ना फिर?
नहीं, मैं क्या कहा कि नहीं, देखिए, स्थानीय चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया और राष्ट्रीय चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, देखिए पिछली बार भी एक नारा था कि ऊपर नरेंद्र मोदी नीचे केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल का एक स्थान तो है, तभी तो चुनाव जीते हैं। नहीं स्थान होता तो कैसे चुनाव जीतते? 70,000 की मार्जिन कहां थी? लोगों ने केजरीवाल के नाम पर वोट दिया, लोग अपने विधायकों का नाम तक नहीं जानते थे कौन विधायक चुनाव लड़ रहा है। तो इस देखिए, वास्तव राजनीति में यथार्थ से दूर नहीं भागना चाहिए, यथार्थ का मुकाबला करना चाहिए, यथार्थ का सही ढंग से विश्लेषण करना चाहिए, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। यथार्थ से मुकाबले के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस पार्टी तो खैर मंथन करेगी ही, क्या कहां पर क्या चूक, लेकिन कुल मिलाकर ये जो वजह है पंचजन्य और साथ ही ऑर्गेनाइजर में है, क्या राय है आपकी इस पर? मैंने आज दो रूप देखे। मैंने दोनों व्यक्तियों के साथ, बड़े अच्छे लोग हैं, कई बार मैंने डिबेट्स की हैं जी। संबित पात्रा तो आज जो वकील होता है और एक होपलेस केस लेके उसकी वकालत करता है, आज संबित पात्रा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं उस वकील की हैसियत में। राकेश सिन्हा जी की बात में मुझे बड़ा ताज्जुब है, जो बात उन्होंने कही, वो दोनों बात कह गए। एक बात तो ये कह गए कि हमारी जो पत्रिका है उसमें जो कुछ लिखा जाता है वो हमारी विचारधारा नहीं है। सर, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ये बिल्कुल नई चीज आज उन्होंने कह दी। सवाल ये है कि जो हार हुई है, ये हार मोदी जी के नाम में लिखी जानी चाहिए या नहीं लिखी जानी चाहिए। बहस ये है, मोदी जी के नाम में इसलिए लिखी जानी चाहिए कि पूरा अपने कंधे पर चुनाव उन्होंने लड़ाने की कोशिश की, अपने नाम के साथ लड़ाने की कोशिश की। पूरी पार्टी बीजेपी खत्म हो गई थी एक तरह से। जब से आप देखें लोकसभा के चुनाव से पहले जितना इनका शीर्ष नेतृत्व था, क्या कोई हिस्सेदारी उसकी थी? क्या उनको कहीं किसी मीटिंग में बुलाया गया? जहां जाओ मोदी मोदी। बीजेपी एक तरह से बिल्कुल एक जैसे बिस्तर बंद कर देते हैं किसी का, वो हाल करके उस पर एक डिक्टेटरशिप तरीके से कब्जा हुआ, और वही सबसे बड़ा नुकसान का कारण हुआ। शून्य पर पहुंचने पर कुछ कहना है आपका? मुझे कांग्रेस के शून्य अंजना जी, आप दोनों चीजों को अलग अलग रखें। आप जब मेरी बात करेंगे मैं अपनी बात भी करूंगा। हम तो हाशिए पे खड़े हैं। अगर हमसे बीजेपी मुकाबला कर रही है तो फिर तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं ये। लेकिन आपका जो सवाल आज का है वो सवाल ये है कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, और जो इनका कार्यकर्ता, उसमें कोई जुड़ाव नहीं था। कैसे जुड़ा होगा? जब आप उससे कह रहे हैं काम कर, दो तरीके से रास्ता होता है। नेतृत्व से नीचे प्रोत्साहन मिलता है वर्कर को, वो मिला नहीं, वर्कर भाग गया। आपने डिक्टेटरशिप तरीके से काम किया और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा कि आज 70 में से 3 सीटें आई हैं, जो पार्टी 50 सीटों की बात करती थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी सोच में खराबी हुई है। और वो खराबी कैसे पैदा हुई कि आपने डिक्टेटरशिप तरीके से। मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि डिक्टेटरशिप की बात अब आ गई है, तो यहीं से आगे लिए चलेंगे। और डॉक्टर साहब को आज आपने वकील की भूमिका में पहुंचा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर जरूर, लेकिन जब लौटेंगे तो कुछ गंभीर सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ये कुल मिलाकर ये भी कहता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है? वही कार्यकर्ता जो सिर्फ उनके नाम पर एक बार सबको झोंकने को तैयार था, उसने भी इस बार हाथ खींच लिए थे दिल्ली में। बहुत सारे SMS भी आ रहे हैं और ट्वीट्स इतने इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब जिन्हें आज वकील बता रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, आप जवाब भी दीजिए उनकी बात का। एक शख्स यहाँ पर सार्थक त्रिपाठी लिखते हैं, किरण बेदी तो चुनावी जुमला था, असली हार तो मोदी की है। जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं जेपी जी का जवाब दे दूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो आत्मचिंतन की बात कर रहा था, मगर हमारे पार्टी से पहले कांग्रेस ने हमारी पार्टी की हार की चिंतन कर ली है, अपनी चिंता नहीं की है। पूरा उन्होंने A to Z सारे वजह उन्होंने गिना दिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी और क्या हुआ, मगर अपना चिंता बिल्कुल अभी तक नहीं किया है। चिंता है। नहीं, अच्छी बात है, अब बहुत अच्छी बात है। हम आपसे भी सीखेंगे, आपने जो कहा है उस लिस्ट को भी लेंगे अपने आत्मचिंतन की बैठक में, मगर थोड़ा आप अपनी चिंता भी तो करिए। मैं तो वकालत कर रहा हूं अपने पार्टी की, मगर आप भी हमारी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। राहुल जी का क्या होगा, थोड़ा इसकी भी चिंता कर लीजिए। और देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने एक ट्वीट का जो जिक्र किया है, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी एक महीने पहले तक हम तमाम बात करेंगे तो मैं भी करूंगा फिर। डॉक्टर साहब कोई चुपती भी बात करेंगे मैं भी करूंगा फिर। नहीं, कोई चुप, उसको छोड़ दीजिए। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए, एक महीने पहले तक हम तमाम राज्यों में जीते हुए हैं।
इसलिए बार बार इसको एक सेंट्रल रेफरेंडम करना कि ये मोदी जी के ऊपर रेफरेंडम था, ये उचित नहीं होगा। लोकल कॉजेस थे इसके, नेशनल कॉज नहीं थे, और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कारण होंगे, उन संबित कारणों पे पात्रा हम जी, क्या चिंता आप कह रहे हैं करेंगे। कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी स्टेक पर नहीं था दिल्ली के चुनाव में? देखिए, ये एक विमर्श बन गया है 2012-13 से ही कि हमेशा मोदी जी ही स्टेक पे हैं, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मोदी जी का स्टेक आप पे लग चुनाव ही जाता उनके है। बड़े फोटो के साथ लड़ते हैं, तो क्यों ना उनको स्टेक पर रखा जाए? क्यों ना पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी को क्या दिल्ली की जनता ने अस्वीकार कर दिया? क्योंकि वो हर जगह कहते थे कि आप, हमने अभी शरीर जीता है, दिल जीतना है, मैं आपको मिलूंगा, जो भी मुख्यमंत्री है, आप सहायता तभी होगी जब बीजेपी की यहां पर सरकार बनेगी। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो सवाल यही है, क्या किरण बेदी हार के लिए जिम्मेदार हैं? इस पर अभी नेक टू नेक मामला चल रहा है। 49% कहते हैं हाँ, 51% कहते हैं नहीं। लेकिन बहुत सारे जो दिलचस्प ट्वीट्स आ रहे हैं इस वक्त, उसमें से एक आपको पढ़ के मैं ब्रेक पर जाना चाहती हूं। नीरज वर्मा साहब हैं जो ये लिख रहे हैं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, भीतरी लोग भी एक कारण है जो किरण बेदी को सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि कई लोग इसमें अहंकार को भी हार की वजह बता रहे। फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज।